ये कैंसर का पूरा खिलवाड़ चल रहा है और उसकी वजह यही डर का कारोबार। डर का कारोबार। कैंसर अगर हो जाए तो किस तरह से किस समुचित इलाज किया जाए जो पेशेंट सेंट्रिक हो, मतलब मरीज के भले के लिए हो, डॉक्टर सेंट्रिक या हॉस्पिटल सेंट्रिक इलाज ना हो। ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट कम करने की दवा दे दो, खून की नली को फुलाने की दवा दे दो, बीपी कम हो जाएगा। लेकिन किस कारण बीपी बढ़ा उसकी दवा तो तुमने दी नहीं। CIPC गैस कैंसर कराता है। मतलब ये गैस जो अमेरिका में बैन है, यहाँ पे खुले रूप में इस्तेमाल हो रहा है। किसी भी कोल्ड स्टोरेज में जाके देखें, इस गैस की व्यवस्था चल रही है। गेहूं नेचुरली अगर आपने उपजाया है, उसका आटा बना के रखिए। अगर 12 से 15 दिन में उसमें कीड़े न लग जाएं तो आप बताइए। प्लास्टिक के पैरोकार कहते हैं कि इससे कैंसर नहीं होता है। 3200 केमिकल हैं प्लास्टिक में। कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेडिकल साइंस सिर्फ सिम्टम को ट्रीट कर रहा है, जड़ को नहीं ठीक कर रहा है, उसी समय पकड़ा जाता है एबनॉर्मल सेल। अगर कैंसर सेल जैसा कोई एबनॉर्मल रहा तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ता है, मार देता है। ऑटोफेजी, इंटरमिटेंट फास्टिंग, घी डालिए उसमें, आपके स्वास्थ्य वर्धक है। ये भी तमाशा बनाया गया था घी से हार्ट अटैक हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। कौन से एक एक्सरसाइज में चारों चीजें आएंगी? योगासन। कैंसर बाजार में बिकता है और हम खरीदार हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद। अरविंदम के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात कैंसर की, उस कैंसर की जिसका नाम सुनते ही सिहरन उठ जाती है, डर कई तरह के सताने लगते हैं। इसको लेकर जिस तरह की जानकारी हमें है वो एक वजह हो सकती है, क्योंकि सिक्के का सिर्फ एक ये पहलू है, और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। और इस पर बेबाकी से बात करने के लिए आज के वक्त में सबसे मुफीद व्यक्ति हैं डॉक्टर अंशुमन। उनके बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि तमाम तरह की मेडिकल साइंस की डिग्रियां उनके पास हैं ही, चाहे MBBS हो, MS हो, MCH हो, ऑन्कोलॉजी से। इसके अलावा उन्होंने MBA भी किया हुआ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेकर, PG भी किया हुआ है क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर। इसके अलावा LLB भी हैं। आयुर्वेद की गहन विधा के बारे में जानकार हैं। कई सारी संहिताएं को वो बहुत ही गहराई से उन्होंने पढ़ा है। उन बातों में आपको उनको अब जब आप बात करेंगे तो झलकेगा। इसके अलावा योग से भी जुड़े रहे हैं, BHU जैसे संस्थान से उन्होंने इसकी शिक्षा ली है। तमाम तरह की लंबी उनकी यात्राएं हैं। और सबसे बड़ी बात, लंबे समय से मैं उनसे बात करना चाह रहा था, उनकी बेबाकी की वजह से वो सब कुछ बोलते हैं, कुछ भी जो ज़रूरी है। तो बिना देर किए हुए आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अंशुमन का। सर बहुत बहुत स्वागत और थैंक यू, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त हमारे लिए निकाला, दर्शकों के लिए निकाला। आज भी आप डायरेक्ट हॉस्पिटल से आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे तो यही जानना चाहूँगा, कैंसर को लेकर हम जो जानते हैं क्या वही सच्चाई है, वही डेफिनेशन है कैंसर की? कैंसर की जानकारी जो आम लोगों के पास है, अधूरी भी कह सकते हैं, अधूरी है, गलत जानकारी है। और बेवजह आज डिजिटल मीडिया के ज़माने में, खास करके सोशल प्लेटफॉर्म आने से, कोई भी कैंसर विशेषज्ञ बन के बैठा हुआ है। कैंसर पे कुछ भी कोई बोल रहा है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, वो भी बोल रहा है। उसका कारण क्या हुआ? कैंसर एक ग्लैमर बन चुका है। अब ग्लैमर में क्यों ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ? किसी सेलिब्रिटी को माइलेज लेना है तो कैंसर, किसी बाबा को अपनी थेरेपी एस्टेब्लिश करानी है तो कैंसर, किसी भी डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस चलानी है तो कैंसर, व्यापार करना है तो कैंसर। क्यों? सारे व्यापार के जड़ में दो ही वजह छुपी होती है, ख्वाब और खतरा। या तो किसी को बहुत आप ड्रीम वर्ल्ड दिखा दें, या इतना डरा दें कि आप जो भी कहें मानने को तैयार हो जाए। ये कैंसर का पूरा खिलवाड़ चल रहा है और उसकी वजह यही है, डर का कारोबार। डर का कारोबार हो रहा है। सर आप तो आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, तमाम तरह के अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं। ये वाकई क्यूरेबल है? जितना साधारण सवाल है कि क्या कैंसर क्यूरेबल है, उतना ही साधारण जवाब है। बिल्कुल अन्य बीमारियों की तरह ये बीमारी क्यूरेबल है। और अगर बहुत परिभाषित करने चलें तो मैं कहता हूं कि बीमारी है ही नहीं। जीवन शैली या जीवन में हुई समस्याओं का एक प्रतिलक्षण कैंसर के रूप में आ जाता है। बीमारी इसलिए कहा जाता है कि वर्ल्ड में सब लोग अंडरस्टैंडिंग एक रखें। ICD कोडिंग होती है डिजीज की, उसके हिसाब से बीमारी बना दिया गया। क्योंकि इसकी दवा बन सकती है इसलिए बीमारी कहा जाता है। लेकिन उनसे जब मैं पूछता हूँ कि कैंसर का जब इलाज कर दिया तो बीमारी दोबारा आई क्यों? इलाज हो गया था। तो ये इसलिए आई कि जैसे आपने कहीं देखा धुआं है, उस पर पानी छिड़कना चालू कर दिया, थोड़ी देर के लिए धुआं शांत होगा, लेकिन आपने आग नहीं बुझाई।
तो धुआं दोबारा होगा। और अगर आग को आप समझ लें कि आग है कहाँ, तो जो आम बीमारियां, जितने दर्शक सुन रहे होंगे, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की समस्या, शुगर की समस्या, ओबेसिटी मोटापा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिजीज आजकल भारत में बड़ा कॉमन होने लगा है कि भुलक्कड़पन उम्र से पहले, और कैंसर, इन सब की जड़ में एक ही वजह है। अगर मैं कहूँ जड़ से तना एक है, सिर्फ शाखाएं अलग अलग, जिन शाखाओं का नाम किसी का हाइपरटेंशन, किसी का डायबिटीज, किसी का कैंसर दे दिया गया। अगर उसको ठीक कर दें तो फिर ये सारी बीमारियां जिसका इलाज लंबे समय तक चल रहा है उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन अब सोच रहे होंगे इतना ही आसान है तो लोग कर क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि उनको ठीक करने के लिए दवाइयां नहीं बनी है, न बन सकती है। दोज प्रॉब्लम्स आर फूडेबल, नॉट ड्रगेबल। मतलब जो हम आहार विहार में अपने लेते हैं उसको ठीक करने से आप उन समस्याओं से बच सकते हैं और बीमारी पनपने से बच सकते हैं। लाइफस्टाइल की जो बीमारियां हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं सर, कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि कैंसर बीमारी नहीं है, जबकि जिस तरह से एक डर है लोगों में। अच्छा, मुझे याद आता है सर कि अपने टाइम में जब फिल्में वगैरह या कहानियां पढ़ते थे तो उस समय ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को जो है असाध्य माना जाता था कि अगर ये हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म। डॉट्स के जरिए उसके इलाज आया। कैंसर को फिर बाद में कैंसर उसने वो जगह ले ली। जब कोई पात्र रहता था फिल्मों में, कहानियों में, तो उसको अगर मौत देनी है तो उसको कैंसर दिखा दिया। अब कैंसर का इलाज है और उसकी जगह एड्स ने ले लिया है। खैर, तो कैंसर का जो इलाज है, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रीटमेंट दवाइयों और उसके ज़रिए नहीं, बीइंग ए डॉक्टर आप इस तरह की बात करें, और भी चीज़ें हैं जो जुड़ी हैं जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। सर, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसको आप बताएं कि वो कारण क्या है, कॉज क्या है जिसकी वजह से ये बीमारी सामने आती है। देखिए, कैंसर का स्पेक्ट्रम हम कहते हैं कितनी दूर तक ये चीज़ फैली हुई है। अगर उसको एड्रेस करना है पूरी तरीके से तो इस बात को समझना पड़ेगा। इसको मैं कहता हूँ स्पेक्ट्रम ऑफ पी। प्रिवेंशन पहला पी, दूसरा पॉसिबिलिटी, कैंसर की संभावना क्या बन रही है इस खास व्यक्ति में, तो उन संभावनाओं को अगर हम देखें, उसको ठीक करें। अर्ली डिटेक्शन, अगर शक करते हैं तो अर्ली डिटेक्ट करें। प्रोसीजर्स एंड पिल्स, कैंसर अगर हो जाए तो किस तरह से किस समुचित इलाज किया जाए जो पेशेंट सेंट्रिक हो, मतलब मरीज के भले के लिए हो, डॉक्टर सेंट्रिक या हॉस्पिटल सेंट्रिक इलाज ना हो। और पैलिएशन, दुर्भाग्यवश कैंसर उस अवस्था में आए कि इनक्यूरेबल हो चुका हो, स्टेज 4 हो चुका हो, तो उनके तकलीफ को कैसे हम कम करें और लाइफ बढ़ाएं और क्वालिटी ऑफ लाइफ दें। तो इस पूरे स्पेक्ट्रम को अगर हम समझें तब आपको समझ में आएगा कि कैंसर बाजार में बिकता है और हम खरीदार हैं। इसलिए कैंसर का रोकथाम संभव है, कैंसर का अर्ली डिटेक्शन संभव है, क्योर संभव है, इलाज नहीं, क्योर मतलब जड़ से खत्म हो जाना, ये संभव है। और अगर लाइलाज इस अवस्था में पकड़ा जाए तो इसमें पैलिएशन संभव है, मतलब उनकी तकलीफ को कम कर सकते हैं। लेकिन इसका समुचित करने के लिए बहुत सारी विधाओं को, पद्धतियों को और बहुत बेसिक चीज़ों को आपको मिलाना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, जिसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इसमें तो बाजारवाद है। बाकी जो चीज़ें करनी उसमें बाजार नहीं है। तो उसकी दो समस्या हुई कि कोई उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, और कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं तो उसमें छुपा एक बाजार भी चला रहे हैं। कैसे? वो अपना प्रोडक्ट बेचने लगते हैं। आप डरे हुए हैं, सोच रहे हैं अच्छा ये तो अच्छी बात कह रहे हैं कि कैंसर रोकने की बात कह रहे हैं, अच्छा ये प्रोडक्ट कह रहे हैं तो ये खरीद लो। कैंसर नहीं कराने का कोई प्रोडक्ट नहीं बना है। मतलब कैंसर ना हो इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना होगा, बहुत कुछ नहीं करना होगा। आप क्या क्या ना करें कि कैंसर ना हो, ये ज़्यादा जरूरी है, ना कि ये करें तो कैंसर नहीं होगा। वेरी ट्रू सर। बाजारवाद पे मुझे एक चीज़ और ध्यान आई सर कि आजकल सोशल मीडिया पर आप आयुर्वेद से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके लिए ये ज़्यादा मुफीद आप जवाब दे पाएंगे। इसके लिए मुझे लग रहा है कि गोमूत्र को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन है। मतलब ठीक है, गोमूत्र को लेकर आयुर्वेद में और हमारे प्राचीन पद्धतियों में इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन कैंसर को लेकर इसको जो बात कही जा रही है कि इससे ठीक हो जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? अब इसमें दो पहलू है। आयुर्वेद से जुड़े रहने की बात है। मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ जिसका बेसिक
ग्रेजुएशन MBBS होता है, जी। जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनका BAMS होता है। तो ये 12th करके जो बच्चा एग्जाम देता है, कोई MBBS में आ जाता है, कोई BAMS में जाता है। अब मॉडर्न मेडिसिन जिसकी प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, उसका फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है हिपोक्रेट, जो 496 BC में आए थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया सिस्टम को। ग्रीक से सिस्टम निकला, फैलते हुए पूरी दुनिया में फैला। भारत का आयुर्वेद 10,000 साल पुराना है, और भारत में चिकित्सक होने के नाते मैं अपने को धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत का वंशज कहलाना पसंद करूंगा, न कि मैं हिपोक्रेट का वंशज कहलाना पसंद करूंगा। मेरे प्रैक्टिस करने की विधि मॉडर्न मेडिसिन हो सकती है। तो भारत के हर चिकित्सक को आयुर्वेद की जानकारी होनी चाहिए। बेशक आप डिग्री न लें, पढ़ें। क्यों? चाइना का डॉक्टर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM जानता है, कोरिया का डॉक्टर एंशिएंट कोरियन मेडिसिन जानता है। तभी जाके आप सही चीज़ों को सही जगह पहुंचा पाएंगे। लेकिन समस्या कहाँ हुई? समस्या ये हुई कि आयुर्वेद के डॉक्टर जो क्वालिफाइड हैं, डिग्रीधारी हैं, वो चुप बैठे हैं। कोई व्यापारी बीच में आके आयुर्वेद के नाम पे गौमूत्र तक बेच दे रहा है, कह रहा है कैंसर का इलाज हो रहा है। कई सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट में मेरा विरोध भी हुआ कि ये तो मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर है, ये तो विरोध करेगा। मैं आयुर्वेद का पक्षधर हूं, लेकिन गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है, इसका संहिता में कहीं उल्लेख हो, रेफरेंस मुझे दे दे। आज तक नहीं। एक आयुर्वेद की कॉन्फ्रेंस में मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया, वहाँ वाइस चांसलर, डीन रैंक के आयुर्वेदाचार्य बैठे हुए थे। मैंने भरे पब्लिक में ये सवाल मैंने ऑडियंस से पूछा कि आयुर्वेद की किस संहिता में उल्लेख है गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है? तो उन्होंने मना कर दिया, रेफरेंस नहीं है। तो ये व्यापारियों ने क्या सोचा कि गौमूत्र बेच के और कैंसर से लोग डरे हैं, इसका इलाज कर दो, तो रेफरेंस दो। रेफरेंस नहीं है आपके पास। अब आप सोच रहे हो कि पुराने पंचगव्य गौमूत्र का आयुर्वेद में उल्लेख है। अब ये समझना पब्लिक को जरूरी है कि क्यों हमारे ऋषियों ने उसका उल्लेख किया था। गोत्र जो शब्द निकला, कहाँ से निकला? गौ रमते यत्र तत्र इति गोत्र, कि गायें जहाँ तक विरचन करती थी, एक ऋषि की, शांडिल ऋषि की गायें गई विरचन करने, उस एरिया में रहने वाले उस गोत्र के कहलाएंगे। वर्ण व्यवस्था नहीं आई थी तब, गोत्र व्यवस्था थी। मनुस्मृति में जाके वर्ण व्यवस्था की बात की गई। अब उसमें क्या हुआ कि गाय चली गई पहाड़ पे चढ़ने के लिए, जो भी औषधीय पौधे खा के आ गई, तो उसके यूरिन में या फॉर दैट मैटर किसी भी लिविंग एनिमल के जो हम खाते हैं, उसका एक बाय प्रोडक्ट बन के हमारे पेशाब में निकलेगा। जहाँ इंसान नहीं पहुँच पा रहा था, वहाँ गायें पहुँचती थी, ऐसी चीज़ें खा के भी आ जाती थी। गौमूत्र में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, उसमें देखा है। लेकिन क्या आज की गायों में है जो प्लास्टिक खा रही हैं, जहरीली चीज़ें खा रही हैं, उनको औषधीय पौधों का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, पहुँच नहीं है, तो क्या आज की गायों का मूत्र कैंसर ठीक कर देगा? और कैंसर की तो खैर चर्चा भी नहीं है। इसलिए कोई भी चीज़ विज्ञान को प्रत्यक्ष और प्रमाण से पुष्टि चाहिए। अगर ये पुष्टि करने को तैयार हैं, तो ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। मरीज आपका मॉनिटर मैं करूँगा, गौमूत्र से सिर्फ इलाज करें, कुछ और दवा नहीं चलेगी। जिस दिन ठीक हो जाए उस दिन तक मैं मॉनिटर करूँगा। और मैं एक मरीज कर रहा हूँ, एक मरीज सिर्फ गौमूत्र से कोई भी ठीक करके दिखा दे, मैं अपनी विधा छोड़ के और गौमूत्र की प्रैक्टिस करना चालू कर दूंगा। इतना बड़ा चैलेंज है, लो भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको मैंने बहुत बार सुना है, आयुर्वेद की जितनी आपको जानकारी, जितनी बातें आप बोलते हैं, संहिताओं का भी अब बेहतर अध्ययन आपने किया हुआ है, जिस वजह से तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती है। लेकिन अंधभक्ति कोई मतलब नहीं है कि आयुर्वेद को आप मानते हैं, किसी चीज़ को मानते हैं तो कुछ भी वो कर देगा। सर, मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्या आयुर्वेद में पोटेंशियल है, लेकिन एक टाइम के बाद शायद कहीं ना कहीं उसको उस तरह से बढ़ावा नहीं मिला, शोध नहीं हुए, जिसकी वजह से जो नई नई बीमारियां आई उस पर काम नहीं हुआ है, और शायद यही वजह है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, आयुर्वेद को लोग जोड़ देते हैं सनातन या देश प्रेम से। ऐसा नहीं है। आजकल तो हमारे ऋषि मुनि ने कभी कोई पोंगा पंडिताई नहीं की थी, और ये नहीं कहा था कि दूसरे धर्म के लोग आए तो हमारा इलाज नहीं करेंगे। उनके लिए मरीज होता था। तो जो ऋषि हमारे चिकित्सा पद्धति के जानकार थे वो वैद्य कहला गए। अब उसमें कई चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, सुश्रुत संहिता में 136
ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं औजार, 136 औजार का वर्णन है। आयुर्वेद के लोग आज क्यों रिसर्च करके उस औजार को नहीं बढ़ाए? उसके तो बहुत बाद मॉडर्न मेडिसिन आया, बढ़ाना चाहिए था। आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बाद में जो हर्ब्स में थी, जैसे डायोक्सिन हार्ट फेलियर में अब मॉडर्न मेडिसिन में टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म, इस फॉर्म में बनाया जाने लगा। कहाँ से निकला है? हर्ब से निकला है। अनेकों ऐसी दवाइयाँ हैं जो हर्ब से निकल के, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन ने उसके अल्कलॉइड को प्रूव किया, ये कर दिया। एज इट इज जड़ी बूटी से भी हम इलाज अगर करें, लेकिन हमें साक्ष्य और प्रमाण चाहिए। तो हमारे ऋषि मुनि काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करते थे, इसलिए चरक संहिता लिखी गई, सुश्रुत संहिता लिखी गई, अपने शिष्यों को जो बोलते थे लिखते थे, आज संहिता फॉर्म में है। लेकिन 10,000 साल पुरानी बात, उसमें कुछ चीज़ें आउटडेटेड हुई। उस समय हर जगह जहाँ आप रहते थे, क्षिति जल पावक गगन सबीरा, पांचों एलिमेंट्स ऑफ लाइफ शुद्ध आपको मिलता था। तो उस हिसाब से संहिता लिखी गई थी कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है। आज दिल्ली एनसीआर में रहने वाले कह सकते हैं वायु दूषित, जल दूषित, मिट्टी दूषित, खाना प्रदूषित, तो आपके लिए संहिता में वर्णन अलग होना चाहिए। लेकिन आज सारा फोकस, चाहे कोई भी विधा हो, मॉडर्न मेडिसिन हो, आयुर्वेद हो, ट्रीटमेंट पे आ गया। आयुर्वेद में प्रिवेंशन बहुत बड़ा एक काम था, आयुर्वेद में जीवन शैली था, योग आयुर्वेद से निकल के बाहर, हमारे वेदों से निकल के योग बाहर आया। नेचुरोपैथ जिसको आज हाईलाइट कर रहे हैं, ये साइलोज, मतलब अलग अलग गुब्बारे में बैठ के अगर मानव सभ्यता का इलाज या मानव सभ्यता को बीमारियों से बचाने की करेंगे, संभव नहीं है। क्योंकि ये मेडिकल साइंस नहीं है, ये ह्यूमन साइंस है, मानवता का विज्ञान है। तो सब जब मिल के सोचे हैं, तब जाके सही होलिस्टिक ट्रीटमेंट। सर आजकल तो जो योग भी लोग अपना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि उसका सिर्फ एक पार्ट सिर्फ आसन प्राणायाम, वही उसी पे, वो भी फैशन में मुझे लग रहा है कि चीज़ें आ रही हैं जिम के साथ ही कॉम्बो करके, जबकि वो तो पूरा एक सीरीज है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। हिरोशी मोटोयामा जापानीज हैं, जो हिंदुस्तान में आके योग सीखा, मुंगेर योग विश्वविद्यालय बिहार में है, बहुत फेमस जी। और उसको साइंटिफिकली सारी चीज़ प्रूव कर दी। MRI में क्या चेंजेज हुए, EEG में क्या चेंजेज हुए, ECG में क्या चेंजेज हुए। योग में महर्षि पतंजलि से पूछा कि गुरुजी योग क्या है, तो उन्होंने दूसरे सूत्र में कह दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। पूछा संभव कैसे है, तो जो आपने बात कही, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 5 चीजें आपको करनी पड़ेगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अब घटित होगी, इट विल अचीव। जैसे आपने अपनी जीवनचर्या ठीक की, ऋतुचर्या दिनचर्या ठीक की, योगासन प्रॉपर करने लगे। हालांकि महर्षि पतंजलि ने योगासन पे बहुत कुछ नहीं बताया कि सुख से जिस अवस्था में बैठे हुए योगासन है। फिर घिरण्य संहिता में उसका उल्लेख है, 84,000 योग आसन हैं, जिसमें कहा गया एटलीस्ट 84 कर सको। 84 भी ना कर सको तो 4 मनुष्य को हर दिन करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, उससे थोड़ा पार्ट निकाला, जिम को मिलाया, पावर योगा बना दिया, कुछ बना दिया, हॉट योगा बना दिया। व्यापार है। अगर योग को समझेंगे तो योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं है। शरीर, मन, माइंड एंड सोल, तीनों को सिंक्रोनाइज करना ही योग है। इसमें सर मैं देखता हूँ कि तेरा मेरा वाला बहुत चलता है कि ये मेरा है तो तुम्हारा गलत है। मुझे लगता है सबको साथ लेके, कोई भी अगर पैथ है वो किसी चीज़ में अगर अच्छा है तो उसको लेके चलो, साथ में दूसरे पैथ में भी अगर कुछ अच्छा है तो उसको भी जोड़ के चलो। आप इतने खुल के समर्थन करते हैं, बोलते हैं, मैं देखता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में तो किसी ऐसे डॉक्टर को देखा नहीं जो आयुर्वेद की किसी चीज़ को वो करे, बढ़ावा दे। अगर किसी ने बोल दिया कि मैंने ये आयुर्वेद की दवा खाई तो 10 सुनना पड़ता है डॉक्टर से, ये क्या ये जड़ी बूटी के चक्कर में पड़े हो। देखिए, इंसान जिस दिन ये समझ ले कि वो संपूर्ण हो चुका है, ज्ञान ही क्यों ना हो, तो मतलब शारीरिक अवस्था में जिंदा होगा लेकिन मर चुका है। देखते मुर्दे अकड़ जाते हैं, लचीला जिंदा व्यक्ति होता है। वेरी नाइस। अज्ञानता को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि यूनिवर्स ब्रह्मांड भरा है ज्ञान से। और जितना आप जानते जाएंगे लगेगा हम अधूरा जानते हैं। तो जहाँ जो अच्छी चीज़ें हों उसको मिलाइए, जीवन बहुत छोटा है। अधजल गगरी छलकत जाए, वो एक कहावत है। बिल्कुल। और आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण, इतना आपने डिग्रियां हासिल की, इतने ज्ञान, और अभी भी मुझे लगता है कि आपका जारी है। मैं कहीं सुन रहा था कि अभी भी आप इनरोल्ड रहते हैं कुछ नया चीज़ जानने। जितना समय बीत रहा है, और मैं तो ये भी कहता हूँ, लोग कहते हैं समय बीतता है, मैं कहता हूँ हम बीतते हैं, वक्त तो ही खड़ा है।
हम बीत रहे हैं। तो जितना मैं बीत रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं उतना ही अज्ञानी हूँ। जब मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया था तो नेचुरल सी बात है, किसी का एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है तो एक अहंकार आता है कि मैं अब तो डॉक्टर हो गया। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मुझे लगा मेरी ज्ञान कुछ नहीं है। इस समुद्र में एक लोटा, एक बूंद भी नहीं है मेरा ज्ञान। अथाह समुद्र है। सीरियसली। और अनवरत सीखते रहना ही जीवन है। और अपनी चीज़ों की आदर भी करना चाहिए। अगर हमारा कोई पैथ है, हमारे अगर चीज़ों से जुड़ा हुआ, पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ, तो उसका, जैसे कि आपने बताया कि चीन के लोग, कोरिया के लोग अपनी पद्धति को मानते हैं, उसको प्रेज करते हैं। हम नहीं करते हैं। एक्यूप्रेशर एक उसी में से एक था जो कोरिया में जाके फेमस हुआ, चाइना में फेमस हुआ, लेकिन यहाँ नहीं। कोविड के समय TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, हाँ, को पैरेलल उन लोगों ने इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ सिर्फ व्यापारी आके अपना व्यापार करके प्रोडक्ट लॉन्च करके उसमें अफसोस बस हमारे कुछ पॉलिटिशियन, मंत्री भी जाके इंडोर्स कर रहे थे। उसको आयुर्वेद की जानकारी क्या है? हमारे आयुर्वेद के वैद्य को आना चाहिए था आगे, और सरकार को चाहिए था सपोर्ट करने। उस समय कुछ आयुर्वेद के वैद्य जो मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने पैरेलल सुदर्शन घनवटी, भृंगराज आसव, इसका इस्तेमाल किया। भृंगराज आसव न्यूवैस्कुलराइजेशन, मतलब पतली खून की नलियों में जो क्लॉट्स बनते हैं उसको खोलने में मदद करता है। एस्टैब्लिश था। क्योंकि उन्होंने मुझसे डिस्कशन किया, तब मैंने उनको समझाया माइक्रो एंजियोपैथी ये चीज़ होती है, इसके लिए दिमाग लगाइए। क्या अगर सिर्फ वो अपनी बात करते, मैं अपनी बात करता, शायद हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचते। तो हर समय हॉलिस्टिक की बात जब मैं करता हूं तो ये कहता हूं, भारत में 6 विधाएं हैं। मॉडर्न मेडिसिन बाहर से आया, एलोपैथ जिसको आमतौर पे कह देते हैं लोग, आयुर्वेद हमारा अपना है, होम्योपैथ, योगा, यूनानी और सिद्धा। 6 विधा के जो अहंकार मुक्त डॉक्टर, अहंकार युक्त नहीं, बैठ जाएं और हर बीमारी को सम्मिलित होके एक प्रोटोकॉल बनाएं और इलाज करें, तो शायद भारत विश्वगुरु हो जाएगा। अन्यथा तो उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है, बहुत बड़ी बात। और ऐसे लोग वैसे कम हैं, मैंने देखा है। खैर, अगर मैं ज़रा इसको भी समझना चाहूँ कि अगर कोई एक आम इंसान जब डॉक्टर के पास जाता है, तो चाहे उसके लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हों या कुछ और भी, तो जो दवाओं का एक के बाद एक सीरीज़ जोड़ दी जाती है, उसको मैं थोड़ा समझना चाहूँगा। उसका फ़ायदा है, यही तरीका है उसके इलाज का? देखिए, तरीका तो ये नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं फिर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर हो रहा है तो क्या सब गलत हैं? इसको आप समझिए, फास्ट फूड कल्चर हो गया है। हर व्यक्ति को फास्ट फूड जैसे चीज़ें चाहिए। डॉक्टर के पास जाओ, फीस दो, डॉक्टर दवा लिखे और तुम चलो। तो डॉक्टर भी चाह रहा है यही करो। दूसरी बात, जो मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई एमबीबीएस, उसका करिकुलम कौन डिसाइड करता है? अमेरिका। अमेरिका में उस करिकुलम के पीछे कौन डिसीजन लेता है? बिग फार्मा कंपनी। तो वो फार्मा कंपनी क्या चाहेगी? वो चाहेगी किसी बीमारी की रोकथाम की बात करो। करिकुलम ऐसे बनाया जाता है, ये बीमारी हो, ये दवा दे दो। उदाहरण के तौर पे ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट कम करने की दवा दे दो, खून की नली को फुलाने की दवा दे दो, बीपी कम हो जाएगा। लेकिन किस कारण बीपी बढ़ा उसकी दवा तो तुमने दी नहीं। कॉज पे तो कोई, तो एक दवा चालू हुई, उनसे मैं पूछता हूँ फिर दवा की डोज तुमने बढ़ाई क्यों 2 साल बाद? बीपी बढ़ता गया। फिर तुमने तीसरी दवा ऐड करी, चौथी दवा ऐड करी, सेम डायबिटीज में, सेम सब बीमारियों में। तो हार्ट अटैक क्यों हुआ? स्ट्रोक क्यों हुआ? आँख की रोशनी क्यों गई? अगर तुम बीमारी ठीक ही कर रहे थे तो आप सिर्फ धुएं पे पानी छिड़क रहे थे, आग जलती रही। तो जरूरत है कि ये मॉडर्न मेडिसिन ने सच में मिरेकल किया है, चमत्कार किया, कोई दो मत नहीं है। हार्ट अटैक लेके लोग आ रहे हैं, एक्सीडेंट लेके आ रहे हैं, जान बचाते हैं, और कई बीमारियों में। लेकिन इमरजेंसी केसेस में, लेकिन हमें क्या चाहिए कि बीमारी का इलाज एक्यूट, उसके लाइफ सेव करें, सेम ऐसा करें कि कुछ दिनों में ये दवा मुक्त हो जाए। मतलब लाइफ विदाउट पिल्स, जिंदगी बिना दवाइयों के चले। मेडिकल साइंस की कोशिश ये होनी चाहिए, और ये तभी संभव है जब उस इंसान की जीवन शैली ठीक हो, उस इंसान का खाना, और खाना भी ऐसे नहीं। खाने में आमतौर पर क्या देखते हैं, आप पढ़ते हैं कि खाने के पैकेट पे कि कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, मतलब व्हाट इज इन द फूड, ये आप देख रहे हैं, और फूड इंडस्ट्री भी वही लिख रही है। लेकिन व्हाट हैज बीन डन टू द फूड,
ये तो आपने देखा नहीं, मतलब कैसे उगाया गया, फर्टिलाइजर केमिकल क्या डाला गया, प्रोसेसिंग कैसे की गई, इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आप आश्चर्य में रह जाएंगे। प्रिजर्व करने के लिए भी जो मिलाया जाता है वो भी लिखा ही होता है उस पर। अब उदाहरण देते चले आपको, शुगर फ्री पोटैटो आमतौर पर उत्तरी भारत में ही चलता है कि आलू जो मीठा ना हो तो डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, या सामान्य व्यक्ति खाएगा तो मोटापा नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा। पूरा मिसकंसेप्शन है, मालूम है आपको। अच्छा। शुगर फ्री पोटैटो करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में एक केमिकल डाला जाता है CIPC। CIPC केमिकल हर्बिसाइड है, मतलब खरपतवार को मारने की दवा थी। यूरोप ने, अमेरिका ने बैन कर दिया उस दवा को कि इसको आप पोटैटो में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, 6 से 8 महीने के बाद आलू में स्वतः अंकुरन आने लगता है ताकि नया पौधा बनेगा। ये अंकुरन ना आए इसके लिए गैस डाल दिया जाता है। तो आलू के अंदर मौजूद स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मीठा नहीं होता है, ये टूटता है अगर उसको हम गैस न डालें, और ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बनता है जो मीठा लगता है। तो आलू आपको स्वाद में मीठा लगेगा। अगर इस आलू को 2 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाए, जैसे आलू बोआई के लिए जब रखा जाता है तो उसमें तो अंकुरन आ जाता है कुछ दिनों बाद, उसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो उत्तरी भारत में शुगर फ्री पोटैटो खा रहे हैं वो डेड पोटैटो है, और साथ में CIPC गैस कैंसर कराता है, कैंसर से मोटापा कराता है, कार्सिनोजेनिक है, ओबेसोजेनिक है, लिवर और किडनी फेल कराता है। मतलब ये गैस जो अमेरिका में बैन है, यहाँ पे खुले रूप में इस्तेमाल हो रहा है। किसी भी कोल्ड स्टोरेज में जाके देखें, इस गैस की व्यवस्था चल रही है। सिर्फ करना क्या है, उस आलू को स्टोर करने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। नॉर्मली 8 से 12 डिग्री टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज का रखते हैं, गैस डाल दिया, अंकुरन नहीं हुआ, शेल्फ लाइफ आपने बढ़ा दी। लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर 2 डिग्री कर लेते हैं तो इसमें अंकुरन तब तक नहीं होगा जब तक आलू हम बाहर ना निकालें। और व्यक्ति को क्या चाहिए, हर व्यक्ति को, कि बेशक आलू में अंकुरन हो तो मतलब जिंदा आलू आप खा रहे हैं, बिना केमिकल के खा रहे हैं, उस पे जाइए, ना कि गैस ट्रीटेड आलू या शुगर फ्री पोटैटो पे जाइए। दक्षिणी भारत में ये शुगर फ्री पोटैटो नहीं चलता है। भारत से जब आलू निर्यात किया जाता है तो शुगर फ्री नहीं चलता, क्योंकि ये लोग उसमें टेस्ट करते हैं केमिकल है कि नहीं। ये कैंसर फॉर्मिंग केमिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे। जो दर्शकों को लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होगा तो सर्च करें CIPC या शुगर फ्री पोटैटो, नेट पे अथाह इन्फॉर्मेशन भरे पड़े हैं क्या करता कि है, कैंसर का कारक है, ब्लड लेवल कम करता है, लिवर किडनी डैमेज करता है। तभी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, बीमार क्यों हो रहा हूँ। सर ये तो कभी कभी मैं आपसे बात भी कर रहा था कि हमें लगता है ना कि बड़ा असहाय है, जिस लेवल पे एडल्ट्रेशन हो रहा है ना, कभी लगता है वहाँ तक तो हमारी नज़र जा ही नहीं रही है, और इस लेवल पे जा रहा है कि वो कहाँ आपके शरीर में किस तरह से घुस जाएगा, कंट्रोल कैसे होगा, ये सब चीज़ें इतनी बुरी। बिल्कुल आपने सही बताया। इंसान की सोचें तो उसको लग रहा है कि मैं असहाय हो गया, क्या करूं। जरूरत क्या है, 3 स्तर पे काम करने की है। व्यक्तिगत स्तर पे आप अपनी ज़रूरतों को समझें और बैक टू बेसिक्स आ जाएं। अगर इंसान अपनी ज़रूरत को समझे तो इंसान की ज़रूरतें कितनी हैं, मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी की मेहनत और मुशक्क़त दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। ज़रूरतें बहुत कम है, ज़िंदगी बहुत सीमित। चटपटी ज़िंदगी भी तो चाहिए सर, स्वाद और रोमांच। बिल्कुल चाहिए। मैं आ रहा हूँ उस पर। अब आप मिनिमलिज्म में आ जाएं कि आपकी ज़रूरत, एक्चुअल ज़रूरत क्या है, इस पे अगर कर लें, बैक टू बेसिक्स आएँ, और उसमें स्वाद जो बाजारवाद ने टेस्ट बड जो ह्यूमन को दिया गया, जिसके कारण हम खाना खाना चाहते हैं, और साथ में रिवॉर्ड सेंटर ब्रेन में दिया गया, कुछ खाना खाने से आपको अच्छा लगता है, बार बार उस खाने को खाना चाहते हैं। सबसे बड़ा एडिक्टिव फूड जो है वो है मीठा। किसी चीज़ की आदत अगर आपको लगानी है तो उसमें मीठा डालेंगे। जैसे दर्शक देखते हो सकता है अभी नमकीन का पैकेट खा रहा हूँ, उस पैकेट पे पढ़ें एडेड शुगर लिखा हुआ है, तो नमकीन में एडेड शुगर क्यों डाला गया? ताकि आप खा तो रहे नमकीन, लेकिन चीनी जाके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करे और आपको अच्छा लगे, एडिक्शन हो जाए। कुकीज, चाय, मीठी चाय, ये आपको एडिक्ट कर रही है। ये मैं देखता हूँ सर कि नमकीन चीज़ें या अलग तरह की चीज़ें, उसमें शुगर क्यों लिखा हुआ है? एग्जैक्टली। तो ये फूड इंडस्ट्री का गेम है। अब बड़ी छोटी सी चीज़ें करते हैं।
बच्चे पैकेट का चिप्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन घर में आलू का चिप्स हम लोग जब छोटे थे तो बनाए जाते थे, वो बच्चे एडिक्ट नहीं होंगे, खिला के देखिए। क्योंकि वो एडिक्टिव एलिमेंट नहीं डाला गया है। हाँ। अगर बच्चे आलू का चिप्स खाना चाहते हैं, घर में आलू का चिप्स मेकर है, आप तल के दे दीजिए। एक तो कम खाएंगे, आदत नहीं लगेगी। जितने भी इस तरह के फूड प्रोडक्ट हैं, आप देखिए उसमें पैकेट पे या उसके साइनेज पे, मतलब जो भी आउटलेट है, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, लाल रंग का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब साइनेज लाल बनाया जाएगा। फूड पैकेट पे रेड कलर ज़्यादा सबसे कॉमन मिलेगा आपको। इसलिए विविग्योर जो स्पेक्ट्रम है, इंद्रधनुषी रंग 7 रंग, उसमें रेड सबसे पहले हमें दूर से दिखता है। तो बच्चे एडिक्ट होते होते उस स्पेक्ट्रम को याद कर लेते हैं, और जब भी आपकी गाड़ी क्रॉस करेगी कहेंगे उस पैकेट को लेना है, या उस फला फला फूड आउटलेट पे रुक जाओ, मुझे पैकेट लेना है, या बर्गर लेना है, या पिज़्ज़ा लेना है। सर भाई मैं कह रहा हूँ ना कि डर लगता है देख के। अपने टाइम मैं सोचता हूँ कि जब एक वक्त था जब मिलावट की बात आती थी, तो यही होता था कि मिलावट बनिए नहीं किया है तो चावल में कंकड़ मिला दिया होगा, इतना ही है, वो तो फिर भी उसको चुन के निकाल लेते। लेकिन अब केमिकल लेवल पे जो मिलावट हो रही है, अच्छा जो खबरें आती रहती हैं उसमें देखते हैं हम लोग कि विजुअल के साथ आता है कि अदरक जो है तेजाब में धोया गया, गंदे जमुना के पानी में पूरी सब्जियां धोई जा रही हैं। मतलब सिर्फ पैसा लोगों के लिए मायने रख रहा है। पनीर प्लास्टिक का और क्या क्या चीज़ों के बनने लगे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं, खा के इंसान कितना दिन जिएगा, कौन सी बीमारी होगी, पैसा बस चाहिए। अदरक वाले पे मैंने जाके मंडी में व्यापारी से पूरा डिस्कशन किया। अच्छा। और व्यापारी ने मेरी आंखें खोल दी। उसने कहा सर अदरक खेत से आता है, मिट्टी के अंदर अगर उपजेगा मिट्टी लगी होगी, लेकिन अगर मिट्टी का अदरक हमारे ठेले वाले या सब्जी बेचने वाले ले जाते हैं तो लोग खरीदते नहीं हैं कि गंदा है। तो हमें एक्स्ट्रा ये केमिकल इस्तेमाल करना पड़ता है, एक पाउडर फॉर्म का होता है, उस पर स्प्रेड करते हैं, पानी डालते हैं जो एसिडिक है, जो कैंसर कारक है। तो बोला कि एडिशनल मुझे इस पे काम करना पड़ता है। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि आलू, अदरक, ये सारी चीजें मिट्टी में उपजेगी, मिट्टी घर लाके धो लीजिए। आपको क्यों केमिकली ट्रीटेड चाहिए? तो आप ये भी कर रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं, तब हो रहा है। कुछ चीज़ें इसलिए हो रही है, कुछ चीज़ें क्यों हो रही है? कुछ चीज़ें इसलिए हो रही है कि शेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाए फूड प्रोडक्ट का। SHELF, शेल्फ मतलब अलमीरा पे रखने की, ताकि ज़्यादा दिन तक ये हाइपर मार्केट में मिले, आप भी लेके आए तो इसमें कीड़े न लगे। लेकिन सेल्फ लाइफ, SELF, सेल्फ लाइफ आप कम कर रहे हैं उसको खा के, आपको अंदाजा नहीं है। छोटा सा उदाहरण, गेहूं नेचुरली अगर आपने उपजाया है, उसका आटा बना के रखिए, अगर 12 से 15 दिन में उसमें कीड़े न लग जाएं तो आप बताइए कीड़े लगेंगे? तो कीड़ा आपके लिए एक लिटमस पेपर का काम कर रहा है, कोई खाने योग्य आटा है। लेकिन आप पैकेट का आटा ला के रखें, महीना रख दें, महीने सर कई महीने रख दीजिए आप, वो तो बिल्कुल वैसे ही रहता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे रहता है। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ क्लियर तो उसमें इंडिकेशन ऐसा है। अब साथ साथ लोगों को लग रहा होगा डरा तो रहे हैं, समाधान बताइए, बड़ा सिंपल समाधान है। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द फार्मर। क्या करना है? सोसाइटी में लोग रहते हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों की दिक्कत है कि कहाँ से जाएं, खेती नहीं है। दिल्ली के आसपास बहुत सारे ऐसे गांव अभी भी है जहाँ अच्छी खेती होती है। 10 फैमिली मिलें, ग्रुप बनाएं, गांव में जाएं, किसान से डिस्कशन करें कि महीने का इतना हमारा चावल का खर्च है, इतना गेहूं का खर्च है, इतना, इस सब कुछ बताएं। उनसे डिस्कशन करें कि 10 फैमिली के लिए आप कितने बीघे में खेती कर लेंगे। आप इसमें कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ज़्यादा हो कम हो हमारा फ़ायदा है नुकसान, और वहाँ से जाके प्रोक्योर करें डायरेक्टली। तो 10 फैमिली अगर रोटेशन में जाए तो साल में एक बार आपका नंबर आया। क्या बात है सर, मतलब समस्या है तो समाधान है, चाह है तो राह है। और घर पे अब छोटा सा घर घंटी आता है, आटा चक्की आती है, 1 से 2 किलो गेहूं पीसे। अरे भाई 2 मियाँ बीवी हैं, 1 आध 2 बच्चा होगा, इतने के लिए 1 किलो आटा 4-5 दिन चल जाएगा। आउटरिंग हो गई, पिकनिक हो गई, आप गांव गए, जरा बैठिए खेत में देखिए, आप मॉल जा सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस घूमने जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, महीने में एक बार नहीं जा सकते हैं। ये पंगु बना के बैठे हुए ना, सब बाजार दे रहा है, बाजार ने हमें पंगु बना दिया है। तो बाजार ने ये कहा कि जब तुम्हें चाहिए तो मैं ला के दूंगा, लेकिन मैं अपने शर्तों पे दूंगा, कीमत मैं तय करूंगा। इसके साथ क्या क्या मैं अगर आमतौर पे कहें कि बर्बाद करूंगा, जहर मिलाऊंगा, ये मैं तय करूंगा, ताकि मेरा सामान
ज़्यादा समय तक बिके, चले। बिके। तो जितना लंबा एक्सपायरी डेट लिखा हो, हाँ, जितना लंबे दूरी से खाना आप खा रहा हो, उतना जहरीला खाना आप खा रहे हैं। हाँ। इसीलिए मैं हर समय और कहता जितना हूँ, जितना सुंदर सुंदर सब्जियां एक साइज की बिल्कुल, दिख रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब आप इंडिकेशन है। बताइए कि 2 इंसान एक तरह दिखा है आज तक? फिंगरप्रिंट तक आप 2 इंसान का मैच नहीं कर सकते हैं, रेटिना स्कैन मैच नहीं कर सकते हैं। तो एक खेत में उगे हुए 2 टमाटर या 2 शिमला मिर्च एक जैसे कैसे होंगे? कैसे होंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएमओ फूड, हाँ, और ऊपर से उसको फिर केमिकल डाला गया ताकि सेम रेट ऑफ ग्रोथ हो। ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं होता है कि कोई सुपर, ऑर्गेनिक मतलब होता है कि जो स्वतः हम्म, जैसे उपज जाए। ये जो खाना आप खाएंगे आपके स्वास्थ्यवर्धक है। इसीलिए मैं हर समय 2-3 फॉर्मूला देता हूं खाने के लिए। एक, सीजनल खाएं, रीजनल खाएं। जिस ऋतु में जो चीजें, रीजनल आप जहां रहते हो वहां उपज रही हो वही खाएं। प्रकृति ने मतलब उस प्रकृति एरिया ने उस हिसाब से बनाया है, आपके मौसम के हिसाब से, उसी मौसम में खाने के लिए बनाया आपकी है, जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से। रॉ खाएं, रियल खाएं, जितना कच्चा आप खा सकते हैं। और रियल मतलब विदाउट एनी एडल्ट्रेशन, विदाउट एनी केमिकल ट्रीटमेंट, विदाउट पैकेजिंग। हाँ, तो अब सोच रहे होंगे कैसे संभव है? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। ब्राजील का क्लासिफिकेशन है फूड का, प्रोसेसिंग ऑफ फूड का, नोवा क्लासिफिकेशन 1 2 3 4। 3 एंड 4 को कहा है प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जो भी आप पैक्ड फॉर्म में देखते हैं या इजी टू कुक, रेडी टू कुक, ये सारे प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड। इसको मैं कहता हूँ P फॉर प्रोसेस्ड एंड P फॉर पॉइजन। मतलब आपके खाने की चीज़ों के साथ जितना छेड़छाड़ किया जाएगा आपके लिए पॉइजन बनता जाएगा। तो आपको क्या करना है? साधारण समझाने के लिए भारतीय दर्शकों के लिए 3 रसोई होती है। भगवान की रसोई, प्रकृति ने जो चीज़ें जैसे बनाई आप एज इट इज खा सकते हैं, आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, आप खाएं बीमारी नहीं होगी। दूसरा, इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन जो आपके रसोई में बने, ताज़ा भोजन करें, उसी समय बनाए खा लें, आपको स्वस्थ रखेगी। और तीसरा, शैतान की रसोई, जो भी चीज़ें पैक करके आप तक पहुंचाई जा रही है, ऐप बेस्ड फूड या रेडी टू ईट फूड या पैक्ड आटा, पैक्ड चावल, रिफाइंड चीज़ें, ये सारी आपकी शैतान की रसोई है। ये आपको बीमार करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कैंसर बाजार में बिकता है और हम खरीदार हैं। बिल्कुल सर। सर, एक जो महत्वपूर्ण बात आती है ना, कई बार ऐसा होता है, मैं तो यहाँ सोसाइटीज़ में रहता हूँ, शहरी वाली ज़िंदगी, तो यहाँ मैंने करीब से देखा लोगों को, कैंसर के बहुत सारे पेशेंट, मतलब, और सबकी लगभग एक बात है कि हमने तो कभी कुछ गलत खाया नहीं, गलत कोई दिनचर्या नहीं है, किसी तरह का नशा नहीं है, फिर भी हमें हो गया। तो ये कार्सोजेनिक जितने भी इस तरह के सब्सटेंस हैं, या क्या वो रूट्स हैं, कौन से तरीके हैं जिससे लोगों को कैंसर हो जा रहा है और हमें पता नहीं है, थोड़ा अगर उस पर आप बता पाएँ तो। बिल्कुल। देखिए, इसको पहले तो कैंसर की परिभाषा देते हैं कि है क्या कैंसर, तब लोगों को समझने में आसानी होगी। इंग्लिश में है एबनॉर्मल, पर्पसलेस, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल विद ए पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। उद्देश्य विहीन, बेतरतीब हमारी अपनी कोशिकाओं की वृद्धि होना जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो, और उसमें ये क्षमता आ जाना कि एक अंग से दूसरे अंग में जा सके, यह कैंसर है। जैसे 3 करोड़ की आबादी मान लीजिए दिल्ली की है, सब लोग हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मान रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। सिमिलरली हमारे बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, सब एक दूसरे से सामंजस्य में रह रहे हैं, ऑर्डर मान रहे हैं। अब इसमें कुछ हमारे बीच आतंकवादी बन जाएं, हमारे अपने लोगों को मारने लगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगे, एक देश से दूसरे देश में जाने लगे, कैंसर है। कैंसर अपने बॉडी के सेल्स जो आतंकवादी बन गए। तो अब आतंकवादी बने क्यों? अगर आप बार बार प्रताड़ित करेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, हर इंसान के शरीर में हर दिन कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं। अच्छा। लेकिन हमारा एक पुलिस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम जिसको कह सकते हैं, इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर पुलिसमैन, P53 एक जीन है, उसको कहा जाता है। वो चेक करता रहता है, पूरा बॉडी में अनेक कोशिकाएं चेक करती है, कुछ भी गड़बड़ी हो उसको रिपेयर कर दो। मतलब नेचुरल हीलिंग, कितनी गजब की बात है। और आप इस प्रकृति प्रदत्त शरीर के साथ रोज खिलवाड़ कर रहे हैं, एक समय ऐसा आ सकता है कि कैंसर की कोशिकाएं इतनी चालाक हो जाए जो आपके पुलिस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम बॉडी में जो काम कर रहा है उसको चकमा देने लगे, या आपका डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाए, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी लो हो गई।
ये कैंसर फिर पनपने लगा और एक अंग से दूसरे अंग में जाने लगा। आपने सोचा कि अब आपने पूछा कि बड़ा सात्विक जीवन जी रहे थे, इस पे उदाहरण एक बताता हूँ आपको। एक माता जी 70 साल की उम्र, बेटे लेके आए उनको, फेफड़े का कैंसर स्टेज 4। तो जब हम मरीजों की हिस्ट्री लेते हैं तो पूछते हैं कि क्या कारण हो सकता है, इसमें पूछ रहे थे तो नहीं सर हो ही नहीं सकता, कभी इन्होंने तंबाकू छोड़ दीजिए, बाहर का खाना तक नहीं खाया है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा सात्विक हैं तो पूजा तो करती होंगी? तो बोला हाँ पूजा करती हैं, 4-4 घंटे पूजा करती हैं। तो मैंने पूछा धूप बत्ती तो जलाती होंगी? तो बोला कि हाँ बिल्कुल धूप बत्ती, और इनके लिए तो पर डे 2 पैकेट धूप बत्ती खर्चा होता है, 4 घंटे करती हैं। जो धूप बत्ती मार्केट में मिल रहा है, यहीं दिल्ली में एक जगह है, आप जाके देखिए, गाड़ी से निकले हुए जले तेल से धूप बत्ती बनाई जा रही है, उसमें साथ में खुशबू ऐड किया जाता है। तो उसमें जो प्रदूषण में मौजूद, जिसकी हम चर्चा करते हैं PM 2.5, कार्बन, नाइट्रोजन प्रोडक्ट, बेंजीन, आर्सेनिक जैसे केमिकल हैं जो इनहेल कर रहे हैं और उससे कैंसर हो रहा है। क्या क्या तरीके अपना रहे हैं ये लोग। तो अब यही देखिए समस्या, इतनी बात सुनकर लोग समझेंगे मैं धर्म का विरोध कर रहा हूं। भाई जो हमारा तरीका था हमारे पूर्वजों का हवन करने का, खुले आसमान में हवन करते थे, शुद्ध चीजों से हवन करते थे, चाहे शुद्ध लकड़ी हो चाहे जैसे भी हो, ये केमिकल से हवन नहीं करते थे। तो अगर हवन करना है तो आप घर का दरवाजा खोलें, खिड़की खोलें, शुद्ध जो लकड़ियां जैसे हवन की जितनी सामग्री होती है, शुद्ध चीज़ों को जमा करें, हवन करें, धुआं बाहर निकल जाएगा। सर इतने सारे तरीके, मतलब लोगों को तो वहाँ तक मतलब दिमाग ही नहीं पहुँचेगा। आपका अपना अनुभव है, उस तरह की चीज़ें हैं तो आप बता पा रहे हैं। हम चाहेंगे इस तरह की और चीज़ें बताएं जहाँ इस तरह की कार्सिनोजेनिक चीज़ें। डे टू डे कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, टॉप टू बॉटम। अब हेयर कलर में कैंसर फॉर्मिंग केमिकल है। तो भाई हेयर कलर, ये अमोनिया फ्री वगैरह जो आता है वो भाई किसी भी तरह से, जब आपको देखिए कैंसर होने के सिस्टम को समझें, एनीथिंग कैन बी कार्सिनोजेनिक, एनीथिंग। सिर्फ जरूरत है डोज एंड ड्यूरेशन कितनी है उसकी। ऐसा नहीं है कि कैंसर फॉर्मिंग एजेंट हम एक बार लेंगे कैंसर हो जाएगा। कितनी मात्रा में ले रहे हैं और कितने लंबे समय से ले रहे हैं, तब जाके वो कैंसर में परिवर्तित होगा। तो इस तरह से कोई भी चीज़ लेंगे, चाहे हेयर कलर या कॉस्मेटिक। अब आप कहिएगा कि आप कॉस्मेटिक के विरोध में, देखिए कुछ चीज़ों को तो मैं विरोध में हूँ कि अगर आपकी उम्र होती है तो आप बच्चे की उम्र में रहना चाहते हैं, सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो सफ़ेद होने दीजिए, दिखे सफ़ेद है। बचपन में तो आप दाढ़ी मूछ लगा के नहीं घूम रहे थे। या आमतौर पे ऐसे देखिए कि केमिकल का इस्तेमाल करके आप झुर्रियों को छुपा रहे हैं, तो एजिंग होगी तो झुर्रियाँ आएंगी। आप इंटरनल ब्यूटिफिकेशन की कोशिश करें ताकि आप सेलुलर लेवल पे स्वस्थ रहें और झुर्रियाँ देर से आए। ये तो किया जा सकता है, लेकिन केमिकल क्यों लगाना है? ट्रांसक्यूटेनियस, चमड़ी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं चीज़ें। जो महिलाएं लिपस्टिक या बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाती हैं, या दर्शक जो देख रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे चेक करें, पैराबिन, अच्छा, थैलेट्स, PTHALATES, थैलेट्स, इस टाइप के प्रोडक्ट आपके अगर किसी भी कॉस्मेटिक में हो, कैंसर फॉर्मिंग है, एंडोक्रिन डिसरप्टर है। एंडोक्रिन डिसरप्टर इसलिए उसको बोलते हैं जो हमारे शरीर में हार्मोन्स हैं उसको खराब करता है। आज देखिए महिलाओं में थायराइड की समस्या कितनी कॉमन हो गई, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इनफर्टिलिटी, ये सब एंडोक्रिन डिसरप्शन कारण हो रहा है। ये आपने देख लिया। खाने का मैंने बता दिया, इनहेलेशन, वायु प्रदूषण तो बहुत बड़ा है। प्लास्टिक के पैरोकार कहते हैं कि इससे कैंसर नहीं होता है। 3200 केमिकल हैं प्लास्टिक में, सिर्फ 70 केमिकल की अभी तक स्टडी हुई है, और उस 70 केमिकल में 4 को कहा गया है केमिकल ऑफ कंसर्न, मतलब इससे कुछ बीमारी हो सकती है, और 4 तो प्रूवन हो चुका है, जिसमें बिस्फेनॉल A, BSA, थैलेट्स, आजकल थैलेट्स फ्री प्लास्टिक, BSA फ्री प्लास्टिक का काम चल रहा है। तो आप बताइए कि जिस पे स्टडी होके प्रूव कर दिया गया, वो तो कह रहे हैं चलो इसको हटा के मैं इसको फ्री कर, जिन केमिकल का अभी तक पता नहीं चला, 20 साल बाद पता चलेगा। तो भाई आपको इंडस्ट्री में प्लास्टिक इस्तेमाल होने दीजिए। आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों इस तरह की चीजों को ला रहे हैं? एक झोला लीजिए, उसमें सब्जी ले आइए। एक पीतल का ग्लास, शीशे का ग्लास, कांच का ग्लास रखिए बैग में, एक छोटी प्लेट रखिए। बार बार चाय जो कप में लेते हैं, इनसाइड उसके माइक्रोप्लास्टिक कोटिंग है, उसकी जरूरत नहीं होगी। चीनी मिलाने के लिए स्ट्रॉ चलाते हैं, हालांकि चीनी वाले चाय ना पिएं तो बेहतर है, उस पर चर्चा करेंगे। ये आपके दिनचर्या से आउट हो गया।
प्लास्टिक की प्लेट ऑफिस में खाना खाते हैं, किस लिए खाते हैं? अपना खाना अगर घर से बना कर लाएं, एक पीतल की प्लेट रखें, उसमें निकाल के खा लें। अब मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, डुएबल है। मतलब बजाय ये कि पूरी व्यवस्था को आप बदलने चले, वो भी एक सवाल है कि ऐसा क्यों अलाउ किया गया है, जबकि सारी चीज़ें ओपन हैं। आप बता रहे हैं तो बाकी लोगों को बिल्कुल, पता होगी, बिल्कुल। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन या अब फिर देखिए, साइंस जब ढूंढ के लाता है, प्लास्टिक उदाहरण लीजिए, तो ऐसा प्रोडक्ट आया था, न गलेगा, न सड़ेगा, न जलेगा, हाँ, लेकिन उसका इतना बेतरतीब इस्तेमाल व्यवसाय में होगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। तो ये चीज़ जब आती है तो लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता चलते हैं। जब साइड इफ़ेक्ट्स पता चला तो करो। अब यूएन तो इस पे कन्वेंशन कर रहा है कि कैसे प्लास्टिक को हम हटाएं पब्लिक से। जर्मनी ने टोटली इम्प्लीमेंट कर दिया, यूरोप के बाकी कंट्री भी आ रहे हैं। हम लोगों को ये देखना होगा कि कोई भी चीज़ का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो उसकी डोज और ड्यूरेशन दोनों को देखें, और वैज्ञानिक स्तर पे जरूर सोचें कि अगर आपको ज़रूरत है तभी इस्तेमाल करें, ज़रूरत ना हो तो इस्तेमाल ना करें। बीमारियों से बचने का बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर ऐसा आप करने लगेंगे तो आप देखेंगे सुबह से रात तक में बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से हट गई, आप बेवजह ले रहे थे। इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए। दूसरा क्या करना है, आप कहेंगे कि वायु प्रदूषण क्या हमारे हाथ में है, या सरकार जब रोकेगी प्लास्टिक को, यूएन कन्वेंशन आएगा तब की बात है। तब तक क्या करें, अपने डिफेंस सिस्टम को बढ़ाएं। माइक्रोप्लास्टिक्स अगर ब्लड में चला भी जाए तो किस तरह से आप इसको एक्सक्रीट कर दें, तो पानी ज़्यादा पिएंगे, आपके यूरिन में निकल जाए, कम से कम डिपॉजिट हो। सेलुलर डिफेंस सिस्टम, 2-3 विटामिन जो इंसान के शरीर से गायब हो चुका है। विटामिन सी, कोई भी खट्टा फल आप खाते थे, नींबू, आंवला, उसमें विटामिन सी है। सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, सप्लीमेंट कभी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अच्छा। आप अपने खाने पीने में रोज विटामिन सी का सोर्स बढ़ा लें। विटामिन ए आपके सेल को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ए आपके हरी सब्जियों में, गाजर में, इसमें विटामिन ए मिलता है, उसको खाने में बढ़ाएं। अगर इस तरह से डिफेंस सिस्टम को बढ़ाएं, और साथ में एक्सरसाइज जिम वाली नहीं, वही योगासन वाली, अगर इसको आप करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, मसल की माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव रहेगी। डिफेंस सिस्टम आपका नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल जो अटैक करके इन एबनॉर्मल जो रासायनिक तत्व जो नुकसान पहुंचा सकती है उसको पकड़ती है, मार देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अपने डिफेंस सिस्टम को बढ़ाना है, उसको सामंजस्य में रखना है, और जिस जगह रह रहे हैं उस जगह में जितने टॉक्सिक एलिमेंट से कम जब एक्सपोजर हो, इसको कोशिश करनी है कि प्रदूषण सबके लिए बराबर है। तो आप अपने जीवन से स्मोकिंग हटा दें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल रहें। सर, आप जिस तरह से बोलते हैं, एक डॉक्टर होकर मेडिकल साइंस से जुड़े हुए, और खुले रूप में आप बोल रहे हैं मेडिकल साइंस में जो कमियां हैं, जो दवाओं का जो नेक्सस है, कभी आपको विरोध नहीं झेलना पड़ा, धमकी नहीं आई? देखिए, विरोध बाजार आप समझ रहे हैं कितना पावरफुल है। बिल्कुल है। डॉक्टर वर्ड जो निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला, डॉसियर, जिसका मतलब होता है टीचर। लोग जानते हैं डॉक्टर का मतलब चिकित्सक होता नहीं, टीचर। डॉक्टर का प्राइमरी रोल था टू टीच द सोसाइटी, कीप द सोसाइटी हैप्पी, हेल्दी। ये हमारा प्राइमरी रोल है। और सेकेंडरी रोल था, फिर भी कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कर दें। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन करी होई वे गही नास। सचिव मतलब सेक्रेटरी, जो आजकल IAS बाबू जो लोग हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर को गाइड करते हैं। वैद्य डॉक्टर, गुरु टीचर। अगर भय की अवस्था में प्रिय बोलने लगे, ये हम लोगों का काम नहीं था। डॉक्टर बने हैं तो वही बोलेंगे जो सच है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन मानव सभ्यता के लिए जो बातें उपयुक्त होगी वो मैं बोलूँगा। हाँ, आपने कहा विरोध झेलने की आदत तो है। बचपन में मेरी पैदाइश गंगा के तट पे हुई, तो गंगा की धार जब पीक पे सावन में चढ़ती थी तो मैं उल्टा तैरता था। तो ये तो जीवन का हिस्सा है मेरा, तो विरोध करें। हाँ, लेकिन विरोध अगर डिबेट में आकर करें कि लाइव कैमरा लगा हो, अब मैं जो कह रहा हूँ उसका रेफरेंस वैज्ञानिक आधार लेके बैठे मेरे सामने, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस सिर्फ सिम्टम को ट्रीट कर रहा है, जड़ को नहीं ठीक कर रहा है, मैं रेफरेंस देने को तैयार हूँ, वो भी रेफरेंस दें, लेकिन लाइव चलेगा। कैमरे पर ऐसे भी बता दूँ, प्लास्टिक के एक पैरोकार ने एक बार एक इंटरव्यू में
बहुत मेन स्ट्रीम चैनल का नाम नहीं लूँगा, इंटरव्यू रखा गया। बहुत बड़ी कंपनी के मालिक को लाया गया जो वाटर बॉटल का। तो ये उम्मीद उनको थी कि वाटर बॉटल को मैं अच्छा बोलूँगा। तो मैंने कहा कि भाई ये आप मिनरल वाटर बोलते हैं, ये तो डी मिनरल वाटर है, मिनरल निकाल दे रहे हैं, तो इंसान की अस्थियां कमजोर हो रही हैं और ये ज़रूरत आप पैदा कर रहे हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स नैनोप्लास्टिक इंसान को ये कर रहा है। अब इंटरव्यू जो रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन वो इंटरव्यू आज तक चला नहीं। अच्छा। क्योंकि उनको उम्मीद थी कि डॉक्टर है, कितना बोलेगा डॉक्टर, ई कोलाई साल्मोनेला क्लेब्सिला बोलेगा कि हाँ स्वच्छ पानी मिल रहा है, बाहर का पानी पीने लायक नहीं रहा है, वहीं तक बात रुक जाएगी। तो मैंने प्लास्टिक के डिस्पोजल से लेकर सारी चीज़ें कर दी, पॉलिसी मेकर पे सवाल उठा दिए, तो आज तक इंटरव्यू नहीं चला। वही मैं कह रहा था कि पावर है जो नेक्सस है इसका, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको विरोध भी कई जगह किसी न किसी रूप में झेलना पड़ा, उसका एक उदाहरण ये भी है। तंबाकू पे जब मैं बोलता हूँ तब विरोध है। यमुना खादर में सब्जियां जहरीली उगाई जा रही हैं, उस पर मैंने रिसर्च करके दिखा दिया था, कई टेलीविज़न प्रोग्राम पे चैनल पे चला, उस पर ये हुआ 9 महीने सब्जियां। तो लोगों को लगता है मैं किसान का विरोध, मैं खुद किसान हूँ, मैं किसानी करता हूँ, मुझे मालूम है किसान का कैसे मैं विरोध करूँगा। लेकिन उस जगह खाने की चीज़ें न उपजाइए जहाँ हैवी मेटल्स हों। इतनी छोटी सी बात कही मैंने। वहाँ गेंदे का फूल, दिल्ली तो भाई राजनीति का अखाड़ा है, माला पहनाने के लिए लोग रोज़ खरीद रहे हैं गेंदे का फूल। आपकी सब्जियों से ज़्यादा महंगा बिकेगा, आप उसकी खेती करिए। सब्जियों की खेती यमुना खादर पे न करें, जो सब्जियां निजामुद्दीन ब्रिज पे और आपके शहर में बिक रही हैं, उसमें हैवी मेटल्स है। बहुत अच्छी बात सर। कैंसर को रोकने का कारण पर आपने बताया, लेकिन अगर मैं इसको जानना चाहूँ कि अगर कहीं ना कहीं कमी रही, किसी न किसी वजह से कैंसर हो ही गया है, तो एक पेशेंट के लिए सही तरीका क्या है, किस तरह से वो ट्रीटमेंट कराए कि वो पूरी तरह से क्योर हो जाए, जल्दी क्योर हो जाए और बाजार के इस चुंगल से बचा भी रहे? 2-3 सूत्र बता देता हूँ। पहली बात, कैंसर की डायग्नोसिस हो गई, पहला काम करना है डोंट पैनिक। पहला काम करना है कि इंसान घबरा जाता है, घबराओ नहीं, शांत हो जाओ। बेशक उस दिन डॉक्टर को मत दिखाने जाओ, कुछ नहीं होता कैंसर को 2-4 दिन में। दिखाने जाओ डॉक्टर को, एक जगह दिखाओ। नेवर चूज हॉस्पिटल, बिल्डिंग नेवर क्योर्स योर पेशेंट। बड़ी बड़ी इमारतें चमचमाते शीशे देख के, जो अस्पताल देख के लोग जाते हैं, अस्पताल की आत्मा कौन है? डॉक्टर। उसके अंदर बैठा डॉक्टर को चुनो, न कि तुम बिल्डिंग चुनो। जितनी शानदार चमचमाती बिल्डिंग होगी, शानदार आपका रिसेप्शन किया जाएगा, उसका बैठा डॉक्टर उतना ही इनकॉम्पिटेंट होगा कि वो कॉर्पोरेट का गुलाम होगा बैठा हुआ। अगर डॉक्टर अपने हिसाब से काम करेगा तो कभी भी कॉर्पोरेट हाउस उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए बाजार व्यापार नहीं कर रहा है। तो चूज योर डॉक्टर, नेवर चूज हॉस्पिटल, दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र, ऑलवेज टेक सेकेंड ओपिनियन, कैंसर में खास करके। एक बार किसी ने कुछ कह दिया, कुछ नहीं होगा, दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, तीसरे डॉक्टर को दिखाओ, ओपिनियन लो। ट्रस्ट योर डॉक्टर, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। विश्वास जरूर करना, लेकिन सवाल पूछो। हिंदुस्तान हमारा, भारत शास्त्रार्थ का देश रहा है, डिबेट करो। हमारे यहाँ चारवाक भी आए थे, बुद्ध भी आए थे, और वैदिक सभ्यता भी थी। तो डिबेट करने से क्यों डर रहे हो? डिबेट करो, मतलब चर्चा करो कि हमारी बीमारी जो है क्या इलाज है, नहीं है, जड़ से कैसे खत्म करेंगे, क्या करेंगे, सारा डिस्कशन करिए। ये करिए। उसके बाद कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो तो ये क्यूरेबल है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए आपको कैसे करना है? कोई भी असामान्य लक्षण आपके दिनचर्या में आए, जैसे अपाचन, एसिडिटी, मोशन में दिक्कत, पेशाब में दिक्कत, कहीं से खून आ जाना, कोई गठान आ जाना, और आम इलाज आपने कराया, 3 हफ्ते बाद भी आपकी तकलीफ बरकरार रहे, तो एक कैंसर के आधार पे जांच करा लीजिए। हो सकता है कैंसर के शुरुआती लक्षण हो या प्री कैंसर। उसी स्टेज में अगर पकड़ में आ गया तो इलाज हो जाएगा। जो डॉक्टर इलाज करे उसको हर समय करना चाहिए पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट, मतलब मरीज के भले के लिए इलाज करो, न कि डॉक्टर सेंट्रिक या हॉस्पिटल सेंट्रिक ट्रीटमेंट। आप और भी विधाओं को अप्रिशिएट करते हैं, जोड़ते हैं। तो अभी हाल ही में सिद्धू की पत्नी कैंसर से वो निजात पाया उन्होंने, और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कही वो बड़ी वायरल हुई थी, बड़ा आलोचना भी हुई थी। जो वो कह रहे थे कि हम नीम से, कच्ची हल्दी से
दिनचर्या बदल के और तमाम चीज़ें ऐसे करके उन्होंने उस पर विजय पाई, और जो कि 4th स्टेज था और 40 दिन के अंदर ही ये सब कुछ हुआ। इसको आप किस तरह से देखते हैं? उस समय के इंटरव्यू कई चैनल के आर्काइव में पड़े हैं, ये नहीं कि आज ही बात बोलूँगा, उस समय मैंने जो बोला था आज भी वही बोलूँगा। ठीक। सिद्धू ने जो बातें कही वो सच कही है। अच्छा। लेकिन सिद्धू ने क्या किया, सच कहूँगा लेकिन पूरा सच नहीं कहूँगा, बस इतना कर दिया। अच्छा। अब क्या है, उनकी पत्नी का इलाज, सर्जरी भी हुई है, कीमोथेरेपी भी हुई है, उसके बाद रेडियोथेरेपी होनी थी, उन्होंने नहीं कराया, कैंसर रिलैप्स हुआ, उसके बाद कीमोथेरेपी भी हुई है, और साथ में जो चीज़ें की हैं वो साइंस के आधार पे बिल्कुल इस्टेब्लिश है। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात एक कही, ऑटोफेजी ये होता है। 2022 में जापानीज रिसर्चर को इस पे नोबेल प्राइज मिला है, ऑटोफेजी। ऑटो मीन्स सेल्फ, फेजी मतलब खाना। हम जो एक्स्ट्रा खाना खाते हैं हमारी कोशिकाओं में जमा होता है इन द फॉर्म ऑफ फोल्डेड प्रोटीन। जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तो हमारी कोशिकाएं उसी से अपनी ऊर्जा जनरेट करके उसी समय पकड़ा जाता है एबनॉर्मल सेल। अगर कैंसर सेल जैसा कोई एबनॉर्मल रहा तो हमारे डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ता है, मार देता है। ऑटोफेजी, इंटरमिटेंट फास्टिंग सच है। ग्लूकोज की बात उन्होंने कही, मीठा छोड़ दिया। ग्लूकोज इनडायरेक्टली कैंसर फॉर्मिंग एंड कैंसर प्रमोटर है। कैसे? जब भी हम कोई मीठी चीज़ लेते हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है जो ग्लूकोज को कम करता है। हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट कैंसर प्रमोटर है, तो उन्होंने दूसरा कहा, इसको कम कर दिया। इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। काफ़ी कम पत्रकार इतने पढ़े लिखे होते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हाइपर इंसुलिनिया क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कराएगा, और फैट चर्बी जब हमारे शरीर में ज़्यादा जमा हो तो इट्स सेल्फ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का सोर्स है, जो कई बीमारियां कराता है, कैंसर भी कराता है। तीसरा उन्होंने कहा हल्दी। मेरा ही इंटरनेशनल पेपर पब्लिश है इस पर, P53 हाइपरमिथाइलेशन एक प्रक्रिया होती है। इसको हमने चूहे में कैंसर बनाया और बना के हल्दी के प्रोडक्ट से रिवर्स करके P53 हाइपरमिथाइलेशन को वापस कर दिया, मतलब नॉर्मल सेल कर दिया। तो हल्दी का रोल है। हल्दी में भी अगर कच्ची हल्दी साबुत खाएं तो इसका बेहतर रोल है rather than कि आप कैप्सूल फॉर्म में खाएं। उसमें कुछ प्रोडक्ट डाले जाते हैं, पूरी हल्दी नहीं है। इसका उन्होंने कहा नीम, या फॉर दैट नीम के बड़े सारे औषधीय गुण हैं जिसमें इटसेल्फ ही विटामिन ए और अनेक चीज़ें नीम में ऐसे हैं जो हमारे शरीर को रिकवरी के लिए चाहिए, वो उन्होंने कहा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो कही थी, मिलेट्स, ग्रेन्स हटा दिए खाने से, मिलेट्स का कहा। तो ये सारी चीज़ें साइंस में एस्टेब्लिश है। दूध वगैरह से हटा दिया। दूध। अब बताइए दूध क्यों इंसान ले रहा है? अगर दूध इंसान के लिए वाकई इतना जरूरी होता तो माँ तो पूरी जिंदगी दूध देती है अपने बच्चे के लिए, 6 महीने में दूध क्यों बंद हो जाता है? सबसे बड़ा लॉजिक तो यही है, इसी का जवाब दो। तो दूध एक्चुअली हमारे लिए इतनी जरूरत की चीज है नहीं जितना इंडिया मिल्क ऑब्सेस्ड कंट्री है। इंडिया का एवरेज आपको मालूम है 4,30,000 लीटर पर डे कंजम्पशन है, और प्रोडक्शन 1,20,000 लीटर है। बाकी दूध आता कहां से? तो मिल्क ऑब्सेशन मत रखो, प्रोटीन का और भी है। और आप सही कह रहे हैं, अगर आप दूध के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए, गालियां पड़नी शुरू हो जाएगी। माँ मारती है बच्चे को, दूध पी लो। बच्चे आजकल ज्यादा विज्ञान पढ़ रहे हैं, उनको मालूम है कि दूध जरूरत नहीं है आपके लिए, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं, आप उससे लो। बिल्कुल सर। तो इन चीजों को सिद्धू ने सही बोला, लेकिन है क्या, बाय प्रोफेशन क्रिकेटर भी हैं, छक्का चौका मारने की आदत है, राजनीतिक भी हैं, अतिशक्ति अलंकार लगा के बोलते हैं, तो इसको बोल दिए। लेकिन अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से वो समझाते कि देखो सर्जरी भी करा, कीमो भी करा, साथ में ही करा, तो ये बिल्कुल एस्टेब्लिश साइंस है। सवाल मैंने इसीलिए किया कि एस्टेब्लिश साइंस, हाँ, ये तरीका होना चाहिए। अगर किसी को है प्रॉब्लम तो इन चीजों को भी साथ लेकर चले तो जल्दी क्योर होगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और बेहतर होगा कि अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट इन चीजों को जोड़ें आप साथ में। इन चीजों का एस्टेब्लिश्ड रोल है। इवन जो डॉक्टर नहीं पढ़ते वो पढ़ें। इनके पेपर तो मॉडर्न मेडिसिन का भी पब्लिश पेपर है, और आयुर्वेद संहिताओं में तो वर्णन है ही है, मॉडर्न मेडिसिन में भी पब्लिश है। जरूरत है हमें सबको मिलाने की, लेकिन ढंग से मिलाएं। सर हमने अक्सर देखा है कि जब डिटेक्ट होता है तो लास्ट स्टेज, 4th स्टेज की बात होती है। ऐसा क्यों होता है? ये सच्चाई है इसमें या? बिल्कुल है। कैंसर के लक्षण सामान्य बीमारियों के लक्षण से ही मिलते हैं। तो शुरुआती में लोग क्या करते हैं, एसिडिटी हुई,
ओवर द काउंटर मेडिसिन ले, OTC, ओवर द काउंटर जाके दवा ले लेते हैं, एसिडिटी कम हो गई, छोड़ दिया, फिर हो गई। आपने लक्षण को इग्नोर किया। गॉल ब्लैडर कैंसर, ओवेरियन कैंसर उत्तरी भारतीय महिलाओं में काफ़ी कॉमन है, जो आमतौर पे पेट फूला रहना, अपाचन की समस्या होना, या सुबह खाना खाया शाम तक कह रहे हैं कि भूख नहीं लग रही है, ये गॉल ब्लैडर कैंसर, ओवेरियन कैंसर का शुरुआती लक्षण ही होता है। तो आप प्रॉपर जांच कराएं, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट ना लें। कैंसर मतलब जब स्टोन होता भी या वैसे ही? वैसे भी होता है और स्टोन वाले में भी होता है। पित्त की थैली में पथरी लंबे समय तक हो तो कैंसर होने की संभावना, और ऐसे भी उत्तरी भारतीय, खास करके कानपुर से गंगा को ट्रेस करें उत्तर प्रदेश में, और गंगा किनारे आप बनारस होते हुए बिहार इन कर जाएं और चले जाएं आप 24 परगना, वेस्ट बंगाल, ये गॉल ब्लैडर कैंसर बेल्ट माना जाता है। उसका कारण क्या है? बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री का सीवेज, कचरा गंगा में डाला जाता है। उसी गंगा के तट पे जो सिंचाई खेत की हो रही है, उन पानी से नेचुरली केमिकल उसमें जाएगा, और ये कैंसर कारक तत्व है। एक चीज़ और ज़रा क्लियर करिए सर, बायोप्सी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि जब अब कैंसर अगर कुछ है, कहीं गांठ है, कुछ है, तो उसका तरीका बायोप्सी होता है, आई थिंक। बिल्कुल। हाँ, तो वो ये भी कहा जाता है कि अगर आपने उसको बायोप्सी कराई, टच किया, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, फिर उसको रोकना मुश्किल ये होता है। अवधारणा है। हाँ, वही उत्तरी भारत में बहुत बड़ी अवधारणा है। आप अगर गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया जाएं, जहाँ कैंसर का इलाज बहुत पहले से कॉमन हो चुका था, वहाँ पे लोग ऐसा नहीं मानते हैं। इधर क्या मानते हैं कि अगर बायोप्सी या FNAC, सुई की जांच या टुकड़े की जांच कराई या कैंसर सर्जरी कराई तो कैंसर फैल जाएगा। ये बिल्कुल अवधारणा है। इम्प्रॉपरली डन बायोप्सी, मतलब सही तकनीक से बायोप्सी नहीं की गई, तभी चांस होता है कि कैंसर दूसरे प्लेन में चला जाए, फैल जाए। अदरवाइज ये नहीं फैलता। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस बात को बहुत हाईलाइट करते हैं कि बायोप्सी करा लिया तो कैंसर फैल जाएगा। उसका भी व्यापार चल रहा है और वैज्ञानिक तथ्य नहीं बोलता है। बायोप्सी करा के ही कैंसर का टाइप पता चलता है। दूसरे स्तर पे हम कराते हैं स्टेज, कि कौन से स्टेज में है, जिसमें पेट स्कैन, CT स्कैन, MRI जैसी जांचें होती हैं। और थर्ड चीज़ करते हैं कि अब डिसाइड करो कि ट्रीटमेंट क्या करना है, कि किस तरह से इस मरीज का इलाज पूरी तरह से करें और ठीक हो जाए। वो थर्ड स्टेज है। इसलिए इलाज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर बायोप्सी, प्रॉपर स्टेजिंग करा के तभी इलाज कराएं। आज आप खुल के तमाम चीज़ें बोलते हैं, बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं, तो आपसे मैं ज़रा ये भी पूछ लेता हूँ कि कैंसर का इलाज जो है वो क्या बहुत महंगा कर दिया गया है, या ये वाकई महंगा है, अमीरों के लिए है? सेलिब्रिटीज़ के तो नाम आते हैं जो लोग सामने आते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। युवराज सिंह हैं, मनीषा कोइराला हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, संजय दत्त हैं। सुनने में आता है बीमारी हुई, ठीक हो गई। आम व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल है? मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल है? कैंसर की जब बात आती है कि इलाज महंगा है, तो महंगे सस्ते की बात कब आएगी? मतलब प्राइवेट अस्पताल की बात करें। एग्जैक्टली। तो सरकारी संस्थाओं को हुआ क्या? क्या ये डिलिबरेट पैरालाइज कर दिया गया है सरकारी संस्थाओं को? कैंसर की दवाइयाँ प्राइस कंट्रोल कौन करता है? NPPA, नेशनल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। तो MRP अपने ज़्यादा लिखने क्यों दिया? आप ग्रॉसली 2 भाग में बांटिए। एक पेटेंटेड मेडिसिन, मतलब किसी कंपनी ने रिसर्च करके अभी मेडिसिन उतारा, आमतौर पे 10 साल उसका पेटेंट लाइसेंस होता है, तो जो पैसा, जो कीमत वो चाहेगा वही रखेगा। जो कॉमन दवाइयाँ हैं, कॉमन ऑपरेशन है, रेडियोथेरेपी है, इसके लिए तो आप अगर, जैसे उदाहरण बताता हूँ, एक मेडिसिन पे MRP हुआ करता था 18,000 मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर वो होलसेल से जाके पुरानी दिल्ली से डायरेक्ट आप लें ओरिजिनल मेडिसिन, तो आपको 22 रुपये की मिलती थी। फिर अभी कुछ दिन पहले सरकार ने 492 मेडिसिन पे कैपिंग की कि इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते हैं। लेकिन कैपिंग की, ये प्रोडक्ट इतने मिलीग्राम पे कैपिंग कर दी, तो उसने क्या किया, कंपनी वाले ने मिलीग्राम उसका चेंज कर लिया। जैसे 500 मिलीग्राम की जगह 505 मिलीग्राम कर दिया, कैपिंग से हट गया। दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत ये हो रही कि पॉलिसी मेकर IAS बन के बैठा है, ब्यूरोक्रेट। वो ब्यूरोक्रेट जो इतिहास के पन्ने पढ़ के मेडिकल की नीतियां बना रहा है, उसको मालूम नहीं है कि हेल्थ पॉलिसी बननी कैसे चाहिए। अगर आप पर मिलीग्राम या उस मॉलिक्यूल पे, फॉर एग्जांपल डॉक्सीटैक्सल पे कैपिंग कर दी, तो डॉक्सीटैक्सल कोई महंगा बेच ही नहीं पाएगा। और कैपिंग करने का फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है कि इनफैक्ट जितने में दवा मार्केट में उतर जा रही है, उस पर जो एक्स्ट्रा प्राइस अस्पताल और डॉक्टरों को बांटने में लगता है,
उसको खत्म आप कर सकते हैं। तो उससे दो फायदे होंगे, इलाज सस्ता हो जाएगा, दूसरा फायदा होगा बेवजह किसी को कीमोथेरेपी या इस तरह की मेडिसिन नहीं दी जाएगी कि जब उसमें कमीशन नहीं है तो किस लिए देगा। तो पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे, अगर मैं कहूं तो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ही कैंसर हो गया है। पहले तो उन व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए कि वो कैंसर है। उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए रेडिकल कैंसर सर्जरी की जरूरत है, पूरे रिफॉर्म की जरूरत है। ये क्या करते हैं, ये हुआ तो इस पे बैन लगा दो, ये हुआ तो इस पे बैन लगा दो, ऐसे नहीं होता है। जड़ से जब कोई चीज का निदान आप नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम ये चलती रहेगी। जब प्रॉब्लम बहुत ऊपर उठती है तब आप उसको एक सॉल्यूशन, छोटा सा सॉल्यूशन लेके आते हैं तो व्यापारी दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। तो हमें एक समुचित व्यवस्था करके और कैंसर के इलाज का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों सिर्फ दिल्ली मुंबई में इलाज होगा, सारे सरकारी अस्पताल में इलाज हो अक्रॉस द कंट्री। दूसरा, अभी प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा हैं, सरकारी व्यवस्था कम है। गवर्नमेंट पीपीपी मोड ले आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे आयुष्मान भारत योजना भी लाया। अब उसमें बहुत सारी खामियां हैं, फिर वो IAS ऑफिसर नीति बना रहा है, उसमें खामियां रह गई। तो प्राइवेट हॉस्पिटल किस रेट पे इलाज करेगा इसका तय भी उस राज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय कर दे कि इससे ज़्यादा तुम बेड चार्ज नहीं ले सकते हो, इससे ज़्यादा महंगी दवाई नहीं बेच सकते हो, क्योंकि वो स्वास्थ्य व्यवस्था अंडर लाइसेंस भारत में रन हो रही है ना। गवर्नमेंट सुपरवाइज होनी चाहिए। तो आप बेलगाम छोड़ते हो कॉर्पोरेट को कि जो मर्जी है कर लो। अगर मैं कहूं तो क्या ये लोग सब हैंड इन ग्लव्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉर्पोरेट हाउसेज? आंसर इज यस। अगर आप चीप पॉपुलस थियरी के तहत सिर्फ पब्लिक को इंप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, आप वाकई निदान चाहते हैं, तो बिल्कुल डुएबल है। कैंसर ही नहीं, सारी इलाज की समुचित व्यवस्था इसी देश में, इसी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ पूरी तरह से हम कर सकते हैं। हम इसके काम के लिए कामयाब हैं। सर, आपके ज्ञान का जो स्तर है, आपने MBA भी किया हुआ है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, और तमाम चीज़ों को जो ब्लेंड करके आप बता रहे हैं, वाकई ये एक ज़बरदस्त समाधान है। समय की बाध्यताएं हैं, नहीं तो और बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक जो जीने की कला का जो सूत्र आपने बताया है वो ज़रूर दर्शकों को, हमारे देखने वालों को बताएं। बहुत साधारण है। 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ मैं कहता हूँ। अब इस पे दर्शक ये भी सुनते चलें, और साथ में मैं ये भी कहूँगा, पॉडकास्ट देख रहे हैं तो कमेंट लिखिए, अपने सवाल लिखिए। आपके सवाल बच जाएंगे तो अगली बार आपके नाम के साथ हम पार्ट 2 में कर लेंगे उसको। बिल्कुल। स्वस्थिति इति स्वस्थ। आज आप जैसे हैं वैसे ही रहें। वैसे ही से मतलब है कि आप बिना बीमारी के पैदा हुए थे, बिना बीमारी के मर जाए, यही स्वास्थ्य है। अब इसको मेडिकल साइंस कहता है नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ बीमारियों का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मैं उसमें स्पिरिचुअल वेलबींग भी जोड़ देता हूँ। आयुर्वेद हमारा क्या कहता है, सम दोषः सम अग्निशः सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति अविधीयते। सभी चीज़ों का सम अवस्था में हो जाना, जिसमें मन, इंद्रिय, मतलब मेंटल हेल्थ भी आपका नॉर्मल हो जाए। इस जगह पहुंचने के लिए मैं फॉर्मूला देता हूं MMMS, ट्रिपल MS। पहला M क्या है, मील। अच्छा। जो भी आप खा रहे हैं, निवाला ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इसमें हर समय ये आप इमेजिन करिए, सोचिए, विज्ञान के तहत से समझिए कि ईदर फीडिंग डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। क्या कोई बीमारी को बढ़ावा देने के लिए आप खाना खा रहे हैं या इसके खिलाफ खा रहे हैं? तो खाना तभी खाएं जब भूख लगे। भूख किसको कहते हैं? भूख और वासना में अंतर है। आप गुजर रहे थे ऑफिस से, पिज्जा की खुशबू आई, समोसे की खुशबू आई, उठा के आपने खा लिया, भूख नहीं थी, वासना। डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड लस्ट समझना पड़ेगा। भूख किसको कहते हैं? नींद न देखे टूटी खाट, इतनी तेज नींद आ रही, कैसे भी खाट और नींद आए। भूख न देखे जूठी भात, इश्क न देखे जात को जात। अगर इस तरह की भूख लगी तो खाना खा लीजिए। खाने में क्या खाएं आप? सबसे पहले फाइबर खाएं, प्लांट बेस्ड, साग सब्जी प्लेट में रख के सलाद, पहले उसको खाएं। ये आपके गट माइक्रोबायोम को खाना मिल गया। गट में 30 to 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया, हमारी कोशिकाओं से ज़्यादा गट में बैक्टीरिया है। वो हमारा सेकंड माइंड है, उसको कहा जाता है सेकंड ब्रेन। जैसा कहा जाता है मुहावरे में कि जैसा अन्न वैसा मन।
इसीलिए कि गट बैक्टीरिया जितना स्वस्थ रहेगा हम उतने स्वस्थ रहेंगे। तो पहले अपने फाइबर खाया, उसके बाद खाएं प्रोटीन एंड फैट, और कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाएं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आमतौर पे क्या खाते हैं आप? भात, दाल, सब्जी। हाँ। आप इसको कर दें सब्जी, दाल, चावल। अच्छा, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। हाँ, सबसे ज़्यादा सब्जी, उसके बाद दाल या कोई भी प्रोटीन, हाँ। घी डालिए उसमें, आपके स्वास्थ्य के वर्धक है। ये भी तमाशा बनाया गया था घी से हार्ट अटैक हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। और उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब, जिसमें चावल, रोटी, जो भी आप खाना चाहते हैं, उसकी मात्रा कितनी? 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। मतलब 60 किलोग्राम का व्यक्ति 60 ग्राम चावल खाए, पूरे थाली पे इतना भर के ना खाए, इतना सा चावल बस बहुत है। अच्छा। बाकी सब्जी खाए। कब खाएं? सुबह जगें, उसके 4 घंटे बाद आपका पहला मील हो जाना चाहिए, एक खाना। दूसरा ईटिंग विंडो तय करें, 6 से 8 घंटे के बीच में दूसरा खाना हो जाए अगर 2 मील लेना चाहते हैं। 2-3 बजे के बाद या बहुत आप खींचना चाहते हैं सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं, ताकि आपके इंटेस्टाइन को रेस्ट करने का मौका मिले। और लिवर, जिसको मैं कहता हूँ मदर ऑफ ऑल ऑर्गन, वो सबको सुला के बत्तियां बंद करके ताला लगा के सोने जाती है। सोने के बाद लिवर को 5 घंटे का रेस्ट चाहिए। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? ऐप बेस्ड फूड। रात को 2 बजे आपने खाना ऑर्डर कर दिया, प्लास्टिक के डब्बे में गर्म खाना है, थोड़ा खाया, थोड़ा फ्रिज में रख दिया, अगले दिन फिर गर्म किया, फिर केमिकल खाया। सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब, रात को जगे, कैंसर का कारक। खाना प्रोसेस्ड फूड आया, कैंसर का कारक। प्लास्टिक, कैंसर का कारक। तो इसको कम किया आपने। सेकेंड नेम, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये होनी चाहिए सिंक्रोनाइज। जैसे इंसान हंटेरियन कल्चर, शिकार करने के लिए दौड़ता था, खेती करने के लिए कुदाल चलाता था, जमीन पे बैठता था, इस तरह का मूवमेंट। तो जिम नहीं चाहिए, सिर्फ बाइसेप्स नहीं बनाना है, सिर्फ ट्राइसेप्स नहीं बनाना है एक दिन। मतलब मूवमेंट ऐसा होना चाहिए। आप पूछिएगा कौन सा ऐसा मूवमेंट करें जिसमें सब कुछ आ जाए, उसका निमोनिक से फार्ब। ऐसे मूवमेंट जिसमें FARB चारों आ जाए। फ्लेक्सिबिलिटी हो, एरोबिक्स हो ताकि हार्ट आपका पंप हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो मतलब पुशअप, ऐसी चीज हो, एंड बी बैलेंसिंग। 40 साल के बाद लोग लड़खड़ाने लगते हैं, एक साइड गिरने लगते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं। तो फार्ब कौन से एक एक्सरसाइज में चारों चीजें आएंगी? योगासन। अच्छा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एरोबिक्स भी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी, बैलेंसिंग भी। इस एक्सरसाइज को करें। कब कब एक्सरसाइज करें? कोशिश करें सुबह जरूर कर लें, नहीं कर पाए किसी कारण से तो खाने के बाद शाम को कर लें। खाने के बाद 10 मिनट जरूर वॉक करें। अच्छा। बॉस ऑफिस में डांट लगाए तो कॉर्टिसोल, फियर रिस्पॉन्स आता है, आपका ब्लड शुगर बढ़ता है। लेकिन आप जाके सिगरेट और चाय ले लेते हैं और अपने को उस समय बॉस की डांट खा के हटें और 5 मिनट जंप कर लें, ताकि जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा वो आपके मांसपेशियों में चला जाए और ये नॉर्मल हो जाए, हाइपर इंसुलिनिक स्टेट आपका नहीं होने दे। इन समय पे एक्सरसाइज जरूर करें। थर्ड इमेज, मेंटल हेल्थ, जिसको मैं कहता हूँ माइंड स्टफ, चित्त, जो मैंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, महर्षि पतंजलि ने कहा। तो मूवमेंट के बाद आपका मेंटल हेल्थ, उस पर जरूर सोचें। मेंटल हेल्थ पे 2-3 सूत्र मैं बताता हूँ। आज इंसान बीमार है दूसरों को देख के, मेंटल हेल्थ दूसरों को देख के बीमार है। तो उस थॉट को अपना ना आने दें, मतलब मेंटल मील, कि देखो फला फला ऐसे कर रहा है, आपको कोई आ रहा है सुनाने। तो आप 2-3 बातें सोचें कि क्या ये जो बात कहने हैं मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति के लिए कह रहा है उस व्यक्ति के लिए अगर ये ऐसा कह रहा है तो मेरे लिए भी ऐसा कहेगा। तो निगेटिव थॉट डिस्कशन में ना पड़े। लीजर टाइम जरूर अपना निकालें। एटलीस्ट 1 घंटे हर व्यक्ति को लेजर टाइम, मी टाइम जिसको करते हैं, वो जरूर निकालें मेंटल हेल्थ के लिए। अब किसको कहते हैं मी टाइम? आज इंसान अकेलापन में है, इतने भीड़ में हर इंसान अकेला है। वो सोशल मीडिया पे एक काल्पनिक दुनिया बना के जी रहा है, लेकिन अंदर से अकेला है। अकेलापन, लोनलीनेस। दूसरी अवस्था है एकाकीपन। आप, मैं और मैं से बात करने लगे, एकाकीपन। तो परिचर्चा हो रही है। मैं जिस अवस्था की बात करूं वो है कैवल्य। उस सॉलिट्यूड की स्थिति जहां मैं भी खत्म हो जाए, शून्यता की अवस्था आ जाए, ऐसा लीजर टाइम। उसी समय इनोवेटर निकलेगा, उसी समय क्रिएटर आपके अंदर का निकलेगा और नई चीजें आप तब कर पाएंगे। भारत में यही चीजें थी
योग की पद्धति में हमारे ऋषि मुनि कैवल्य की स्थिति में रहते थे, इसीलिए भारत में सारी चीज़ें आध्यात्म की इतनी ऊपर गई। आज विदेशी उसी चीज़ को उठा के कर रहे हैं और हम उस चीज़ को खो रहे हैं, कैवल्य की अवस्था। इसको करें प्रॉपर। अगर मेंटल हेल्थ आप रखेंगे, फिजिकली भी आप फिट रहेंगे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर से भी बचेंगे। एंड लास्ट इज एस, स्लीप, नींद। 7 से 8 घंटे की नींद क्वांटिटी, 7 से 8 घंटे। साउंड स्लीप, क्वालिटी, गहरी नींद में ऐसे सोएं जैसे बच्चा सोता हो। सुबह जब जगें तो बिल्कुल खिली कली की तरह फ्रेश। कैसे समझेंगे कि नींद अच्छी हुई? सर दर्द, सर भारी ना हो, कमर में अकड़न ना हो, और जैसे आंख आपकी खुले बिस्तर छोड़ने को तैयार हो आप, मतलब नींद आपकी पूरी हो गई। अगर आपको आलस आ रहा हो, सर भारी हो, कुछ थॉट्स चल रहे, मतलब और रात में सोए नहीं है ठीक से, कैसे सो सकते हैं आप ठीक से? बिस्तर साफ हो, अच्छा, वाईफाई ऑफ हो, मोबाइल का डाटा ऑफ हो, अच्छा, सोने जाने से 2 घंटे पहले आपका स्क्रीन बंद हो जाए, और रूम के अंदर कोई ब्लू लाइट ना हो। ब्लू लाइट हमारे पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, कहता है कि दिन है, जगो। अगर ये 2-4 चीज़ें करेंगे और हर दिन को ये सोचें कि कल सुबह एक ऐसी अवस्था, सोना को मैं ऐसी अवस्था बोलता हूं कि रिवर्सिबल डेथ और स्लीप में इतना ही सर्वंतर है कि स्लीप रिवर्सिबल है, डेथ इरिवर्सिबल है। आप अगले दिन जब जगें तो ग्रेटिट्यूड, एक धन्यवाद करते हुए जगें और दिनचर्या की शुरुआत करें, और अपना गॉड खुद बने, GOD, G फॉर जनरेटर, अपना ब्रह्मा बने, पूरे दिन की परिकल्पना करने। O फॉर ऑपरेटर, दिन में विष्णु बन के उसका पालन करें, और D फॉर डिस्ट्रॉयर, शाम को शिव का रूप लेके जो भी क्रोध, जेलस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो हुआ उसको बाहर छोड़ के घर लौटें, फिर से गहरी नींद परिवार के साथ बिताएं और सो जाएं। क्या बात है सर, इतना वास्ट विजन दिया आपने देखने समझने चीज़ों को। जो कैंसर से हमने शुरुआत की थी, लेकिन पूरी ज़िंदगी का आपने फ़लसफ़ा अपने इस पॉडकास्ट में आपने हमें दिया, दर्शकों को दिया। उम्मीद है कि दर्शक इससे अपना फ़ायदा उठाएंगे और सिर्फ दवाओं के कुछ चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। सर ने जो तमाम बातें की उसको भी फॉलो करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और जाते जाते ज़रूर बोलूँगा कि बहुत मतलब सीरियसली मन कर रहा है कि एक बार और आपके साथ बैठूं। अगर आप इजाज़त देंगे अपने बिजी शेड्यूल में से, तो एक बार और फिर से हम बैठेंगे। इस पे चलते चलते बता देता हूँ, कोई इतना बिजी नहीं होता है। अच्छा, व्यस्तता भी एक व्यापार है, लोग दिखा रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज करके चलेंगे, तो मैं हर समय कहता हूँ वक्त बीतता है, आप मानते हैं, मैं मानता हूँ, हम बीतते हैं, वक्त नहीं बीतता है। अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा करेंगे। समय प्रबंधन कहा गया, समय का प्रबंधन नहीं। वी कांट मैनेज टाइम, वी हैव टू मैनेज आवरसेल्फ। अपने आप को आप प्रबंधन कीजिए, समय सुव्यवस्थित मैनेज हो। समय कांस्टेंट है, हम बीत रहे हैं। मतलब जो दिखाया जा रहा है सिर्फ उतनी ही सच्चाई नहीं है, सही नहीं है, कुछ और भी है जो आप बता रहे हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना कई बार देखना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।